दोस्तों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। आज हम सभी सूरज की सैर पर निकलने वाले हैं। जी हाँ, वही सूरज जिसे आप हर सुबह उगते और शाम को डूबते हुए देखते हैं। पर इसको देख क्या कभी आपको इसके बारे में विस्तार से जानने की इच्छा हुई है? जैसे कि क्या ये वास्तव में पीले रंग का होता है? इसके सतह की गर्मी कितनी होती है? और क्या भविष्य में कभी कोई इंसान इस तक पहुंच पाएगा? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो हम सभी के दिमाग में जरूर आए होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम इन सारे सवालों के जवाब तलाशते हैं और साथ ही जानते हैं हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद इस सबसे नजदीक तारे के बारे में। दोस्तों, आज जो धरती पर जीवन पल रहा है उस सब के पीछे का सबसे मुख्य कारण हमारा प्यारा सूरज ही है। इसकी तपिश और प्रकाश ही आज हमें जीवित रखी हुई है। यानी कि अगर कहीं कोई आसमान से सूरज को गायब कर दे तो कुछ ही पल में यह धरती एक ग्रीन प्लैनेट से एक डेड प्लैनेट में कन्वर्ट हो जाएगी, जहां ना ही पेड़ रहेंगे, ना ही जंतु और ना ही मनुष्य। पर धरती पर जीवन चक्र को निरंतर चलाने वाले सूर्य अर्थात सूरज का जन्म कैसे हुआ था और कैसे ये पहली बार इस ब्रह्मांड में प्रकट हुआ था? आइए पहले थोड़ा इस बात का पता लगाते हैं। सूर्य के जन्म के बारे में जानने के लिए हम सबको समय में 460 करोड़ साल पहले जाना होगा, जब इस पूरे ब्रह्मांड में हमारे सोलर सिस्टम का कोई नामो निशान नहीं था। ना तो उस समय पर हमारा सूरज था, ना ही हमारी प्यारी धरती और ना ही इस धरती पर रहने वाले प्यारे प्यारे लोग। पर तभी इस विशाल काय ब्रह्मांड में कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारे सूर्य और पूरे सौर मंडल को जन्म दिया। दरअसल इस समय पर स्पेस में गैस से भरा हुआ एक बड़ा सा मॉलिक्यूलर क्लाउड हुआ करता था और इस क्लाउड के अंदर काफी कम स्पेस था, जो कि धीरे धीरे अपनी ही ग्रेविटी की वजह से सिकुड़ता जा रहा था। और इस क्रम में ये एक प्रोटोस्टार बन गया, जिससे उसके अंदर काफी ऊर्जा प्रोड्यूस होने लगी। जैसे जैसे ये और सिकुड़ता गया, ये और भी गर्म होता गया और फिर इसने घूमना शुरू कर दिया। अब इसके घूमने और सिकुड़ने की प्रक्रिया के वजह से इस प्रोटोस्टार के टेम्परेचर में और बढ़ोतरी होने लगी। ये और गर्म होता गया और गर्म होता गया और गर्म होता गया और फिर एक दिन इसका टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच गया, जिसके परिणाम स्वरूप इसमें अचानक एक विशेष तरह का रिएक्शन होना शुरू हुआ, जिसे वर्तमान में न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। तो जैसे जैसे इस गैस के गोले के अंदर ये रिएक्शंस फ्रीक्वेंटली होने लगे, इसका सेंटर बहुत ज्यादा ब्राइट होने लगा और इसमें मौजूद हाइड्रोजन के न्यूक्लियर आपस में ही डिफ्यूज होने लगे और हीलियम गैस का निर्माण करने लगे, जिससे इसके अंदर से अपार ऊर्जा उत्सर्जित होने लगी और अंततः ये एक तारा बन गया, जिसे आज हम और आप सूर्य या सूरज के नाम से जानते हैं। आज यही वजह है कि सूर्य को जलते हुए गैस का एक बड़ा सा गोला कहा जाता है। ये इतनी मात्रा में हीट और लाइट रिलीज करता है जिससे आज हमारा पूरा सोलर सिस्टम रोशन होता है। आपको विश्वास नहीं होगा, पर आज इतने अरब साल बाद भी सूरज का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस ही है, जिसकी वजह से हम इंसानों के लिए इसकी सतह पर जाना तो दूर, इसके करीब जाना भी नामुमकिन कार्य है। ये भले ही एक साइज में बाकी कई बड़े बड़े स्टार से छोटा हो, पर यह हमारे पूरे सौर मंडल का 99% भार कवर करता है। यानी कि हमारे सौर मंडल जितना भारी है, उसमें 99% योगदान अकेले सूर्य का है और मात्र 1% में प्लैनेट, सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड्स और मीटियोराइट्स आते हैं। ये डायमीटर में 14 लाख किलोमीटर लंबा है, जो कि हमारी पृथ्वी से तकरीबन 109 गुना ज्यादा है। आइए अब मैं आपको सूरज की एक मजेदार बात बताता हूँ। देखिए, हम सभी ये बचपन से पढ़ते और देखते आ रहे हैं कि सूरज लाल और पीले रंग का होता है, पर क्या वास्तव में इसका रंग लाल पीला होता है? तो बिल्कुल भी नहीं। चौंकिए मत, ये बात 100% सच है। सूर्य वास्तव में पीला, लाल या नारंगी रंग का नहीं होता, बल्कि असल में पूर्णतः सफेद रंग का होता है। पर कैसे?
आइए थोड़ा इसे विस्तार में समझते हैं। बात दरअसल ऐसी है कि जब हम पृथ्वी से सूर्य को देखते हैं तो ये सूर्योदय या सूर्यास्त के दौरान पीले या नारंगी रंग का दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल में लाल और पीले रंग की वेवलेंथ की तुलना में नीले और हरे रंग की किरणों का वेवलेंथ कम होता है, और इसलिए ये किरणें धरती के वायुमंडल में ही स्कैटर हो जाती हैं और हमें सूरज लाल, पीले और नारंगी रंग का दिखाई देता है। तो आज से अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ सूर्य किस रंग का होता है, तो याद रखिएगा आपका जवाब सफेद होना चाहिए, ना कि लाल, पीला या नारंगी। दोस्तों, अंत में हम सभी ये कह सकते हैं कि सूर्य ऊर्जा का एक बहुत विशाल भंडार है जो अपनी शक्तियों से किसी को जीवन दे सकता है तो किसी के विनाश का कारण भी बन सकता है। हालांकि हमारी धरती के केस में जब से इस पर जीवन का विकास हुआ है उससे पहले से ही सूर्य धरती को अपनी रोशनी से खींचता रहा है। आज ये उसी की देन है, धरती पर मानव जाति फल फूल रही है और विकास कर रही है। सूरज के सबसे करीब और सोलर सिस्टम के सबसे छोटे, सबसे प्यारे, सबसे दुलारे ग्रह मरकरी के पास जा रहे हैं, जहां पहुंच आज हम इसके रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। तो बिना देरी किए आइए सफर की शुरुआत करते हैं। हाँ, पर इसकी शुरुआत करने के लिए आपको नीचे दिख रहा लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाना पड़ेगा। अरे वाह, दबा भी दिया। चलिए फिर देरी किस बात की, चलते हैं रोमांच से भरे इस सफर पर। दोस्तों, हमारे सौर मंडल का ये सबसे छोटा ग्रह साइज में हमारे धरती के मून से बस थोड़ा ही बड़ा है, और अगर आप इसकी सतह पर खड़े होकर सूरज की तरफ देखेंगे तो ये आपको धरती से दिखने वाले सूर्य की तुलना में 3 गुना बड़ा दिखाई देगा। यानी कि अगर धरती पर सूर्य एक फुटबॉल की तरह दिखता है तो मरकरी से आपको बाइसिकल के पहिए जितना बड़ा दिखाई देगा। ऐसा इसलिए भी क्योंकि मरकरी सूरज से लगभग 58 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। वैसे आप सभी ये तो जानते ही हैं कि धरती पर सूरज की रोशनी को पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है, पर क्या आप ये जानते हैं कि मरकरी पर सनलाइट को पहुंचने में कितना समय लगता है? दरअसल सूरज से सबसे नजदीक होने के कारण मरकरी पर सूर्य की रोशनी मात्र 2 से 3 मिनट में पहुंच जाती है। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मरकरी सूरज के काफी करीब तो है, पर इतना ज्यादा भी नहीं कि वहां सूरज की रोशनी कुछ सेकंड्स में पहुंच पाए। आइए अब इस ग्रह से जुड़े और रहस्यों के बारे में जानते हैं। बुध ग्रह का निर्माण एवं खोज। मरकरी का निर्माण आज से तकरीबन 4.5 बिलियन साल पहले हुआ था, जब ग्रेविटी की वजह से सन के पास घूम रहे गैस और डस्ट एक जगह जमा हो गए थे। अपने साथी प्लैनेट्स की तरह ही मरकरी भी एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, जहां बिल्कुल पृथ्वी जैसा क्रस्ट, मैंटल और कोर मौजूद है। हाँ, पर इसका कोर इसके पूरे इनर सरफेस एरिया का 80% से भी ज्यादा भाग कवर करता है। वहीं अगर हम इसके डिस्कवरी की बात करें तो इसकी खोज प्राचीन सभ्यता के द्वारा ही कर ली गई थी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस ग्रह का जिक्र हमें मेसोपोटामिया, चाइना और इंडिया जैसे एंशिएंट सिविलाइजेशंस में देखने को मिलता है, जहां लोग इसे वॉन्डरिंग स्टार के रूप में जानते हैं। और अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो इसे पहली बार 17वीं सेंचुरी में टेलीस्कोप के द्वारा देखा गया था, और इसे देखने वाले एस्ट्रोनॉमर्स में गैलीलियो का नाम सबसे पहले आता है। ये उनकी ऑब्जर्वेशन से ही पता चला था कि जैसे मून अर्थ के ऑर्बिट में घूमता है, ठीक उसी तरह मरकरी भी सन के ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। बुध ग्रह का सतह और वायुमंडल। दोस्तों, मरकरी की सतह को देख के आपको एक पल के लिए मून की याद आ जाएगी। आपको लगेगा मानो आप मून की सतह को देख रहे हैं, क्योंकि मून की सतह की तरह ही इसके सतह पर भी बहुत सारे क्रेटर्स, प्लेन्स और क्लिफ्स मौजूद हैं, जिसके पीछे की वजह यहाँ होने वाला उल्का पिंड की बमबारी है। यानी कि यहाँ हमेशा छोटे बड़े उल्का पिंड गिरते रहते हैं और इसकी सतह में छोटे बड़े गड्ढे करते रहते हैं। वहीं अगर इसके वायुमंडल की बात की जाए तो सूरज के इतने करीब होने के बाद भी ये अपने ऊपर एक पतला सा वायुमंडल का परत रिटेन करते हैं, यानी कि इसके ऊपर एटमॉस्फेयर मौजूद है, पर पतला होने की वजह से ये बस एक्सोस्फीयर तक ही सीमित है। वैसे अगर इसके वायुमंडल के कॉम्पोजिशन की बात की जाए तो ये हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, पोटेशियम तथा और भी एलिमेंट से मिलकर बना है। जीवन होने की संभावना। वैसे ये सवाल तो काफी बचकाना है,
पर फिर भी क्या मरकरी पर जीवन की संभावना होने की थोड़ी सी भी उम्मीद है? आइए इसका पता लगाते हैं। देखिए, किसी भी ग्रह पर जीवन पॉसिबल होने के लिए उस पर सबसे पहले एक थिक एटमॉस्फेयर का होना बेहद जरूरी है। इसके बाद इस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का होना बेहद जरूरी है, जो कि मरकरी के पास नहीं है। और इतना ही नहीं, मरकरी पर अगर हम दिन के तापमान की बात करें तो ये 430 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है और रात के समय ये 430 डिग्री सेल्सियस से गिरकर -240 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। यानी कि अगर कोई ह्यूमन इस प्लेनेट पर रहेगा तो सुबह के समय में उसकी बिरयानी बनना निश्चित है, वहीं रात के समय उसका कुल्फी जमना। और इसलिए ऐसे में वहां जीवन की कल्पना करना भी बेवकूफी ही है। दोस्तों, इस विशाल ब्रह्मांड के बारे में हम जितना जान पाए हैं वो शायद शून्य के बराबर है और इसलिए मरकरी के बारे में भी कई ऐसे राज हैं जिसका आज तक हम मानव पता नहीं लगा पाए हैं। जैसे कि पहला, कई बार मार्स पर टेक्टोनिक एक्टिविटीज दर्ज की गई हैं, जबकि मरकरी के अंदर तो टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद ही नहीं हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरा, क्या वाकई में मरकरी धूल, कण और गैस से बना हुआ है? तीसरा, सूरज से इतने नजदीक होने के बावजूद भी इसके पास वायुमंडल कैसे मौजूद है? चौथा, इसके मैग्नेटिक फील्ड की उत्पत्ति कैसे हुई थी? इसके अलावा भी और कई सवाल हैं जिसका जवाब आज भी साइंटिस्ट्स ढूंढने में लगे हैं। शायद आने वाले समय में उन्हें इन सवालों का जवाब मिल पाए, पर तब तक के लिए हमें, आपको, हम सबको इसका इंतजार करना होगा। वैसे क्या आप अपनी सोचने की क्षमता का पूर्ण इस्तेमाल करके इन सवालों का जवाब दे सकते हैं? कमेंट में लिखकर बताइएगा। अंधेरी रात में आसमान में चांद के बाद कोई सबसे चमकीली चीज दिखाई देती है तो वो है वीनस। ऐसा इसलिए भी क्योंकि ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट के साथ साथ सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट भी है। पर एक मिनट, वीनस तो सोलर सिस्टम में दूसरे नंबर पर आता है और इससे पहले तो मरकरी आता है। तो आखिर वीनस कैसे सबसे गर्म प्लैनेट हो सकता है? क्या सूरज की गर्मी मरकरी से ज्यादा वीनस के पास पहुंचती है, या फिर मरकरी से साइज में बड़ा होने की वजह से वीनस ज्यादा गर्म होता है, या फिर इसका कारण कुछ और ही है? इन सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। इसके साथ साथ हम वीनस से जुड़े कुछ अनसुने रहस्य के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, वीनस हमारे पड़ोसी होने के साथ साथ इस सोलर सिस्टम का दूसरा प्लैनेट भी है जिस पर आज तक मानव नहीं पहुंच पाए हैं। पर हाँ, उनके अंदर इस ग्रह को एक्सप्लोर करने की दिलचस्पी शुरुआत से ही काफी ज्यादा रही है। यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ के जीव, सब कुछ आज हम पृथ्वीवासी के लिए बस एक रहस्य बने हुए हैं। वैसे आपने बिल्कुल सही सुना, वीनस पर भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। हाँ, पर ये लाइव्स ह्यूमन के लिए सूटेबल नहीं है, बल्कि कुछ सूक्ष्म जीव इस प्लैनेट पर अपना जीवन बसर करते हैं। आइए अब एक एक करके वीनस के सारे रहस्यों के बारे में पता करते हैं। वीनस का वायुमंडल। दोस्तों, आप सब तो निश्चित ही जानते होंगे कि वीनस हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, पर इसके पीछे का एग्जैक्ट कारण बहुत ही कम लोग जानते हैं। पर इससे पहले कि हम आपको इसका मुख्य कारण बताएं, आइए पहले वीनस के तापमान के बारे में जान लेते हैं। दरअसल वीनस का तापमान दिन के समय 475 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है और वहीं रात के समय भी इसके तापमान में कुछ खास गिरावट नहीं आती। रात को भी ये टेम्परेचर 460 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। पर क्यों? क्या धरती की तरह वीनस शाम होने के साथ अपना टेम्परेचर लूज नहीं करता? देखिए, बात ऐसी है कि वीनस का जो एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी ज्यादा है, जो कि यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट को जन्म देती है और इसलिए दिन और रात दोनों वक्त वीनस खुद को ठंडा नहीं रख पाता। वैसे आपको जान के हैरानगी होगी, पर कुछ रिसर्चर्स का ये भी मानना है कि वीनस का एटमॉस्फेयर भी एक समय पर बिल्कुल हमारी पृथ्वी की तरह हुआ करता था और यहाँ पर पृथ्वी के जैसे ही बड़े बड़े महासागर भी हुआ करते थे। पर कुछ प्रलयकारी घटनाओं की वजह से आज ये इस परिस्थिति में आ पहुंचा है। वीनस पर जीवन।
अब सवाल ये आता है कि इतने हार्श वेदर कंडीशंस होने की वजह से क्या कोई जीव इस प्लैनेट पर एग्जिस्ट करते होंगे? तो हाँ, वीनस पर जीव रहते हैं। हाल ही हुए एक खोज में यह सामने आया है कि भले ही वीनस पर एक मनुष्य सभ्यता का हो पाना नामुमकिन है, पर कुछ सूक्ष्म जीव इस प्लैनेट पर जरूर एग्जिस्ट करते हैं। हुआ यूं कि वैज्ञानिकों की एक टीम ने वीनस के बादलों में फॉस्फीन गैस के निशान का पता लगाया, जिससे एरियल लाइफ की उपस्थिति के बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं। यानी कि वीनस के सरफेस पर भले ही लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, पर इसके सरफेस के ऊपर हवा में एक माइक्रोबियल लाइफ मौजूद है। और इसलिए अब नासा ने वीनस पर अपने वेरिटास और डाविंची प्लस मिशन की तैयारी भी शुरू कर दी है, जिससे वो वेनुसियन लाइफ के ऊपर एक गहन अध्ययन कर सके। वीनस पर मौजूद ज्वालामुखी, जैसे कि हमारी धरती पर कई सारे ज्वालामुखी मौजूद हैं, बिल्कुल उसी तरह वीनस के सतह पर भी कई सारे एक्टिव वोल्केनोज मौजूद हैं, जो समय समय पर विस्फोट होते रहते हैं। वैसे आपको शायद पता नहीं होगा, पर इस प्लैनेट पर कुछ ऐसे भी वोल्केनोज मौजूद हैं जिनकी गिनती सोलर सिस्टम के सबसे बड़े ज्वालामुखी में आती है। हाल ही में हुए एक रिसर्च की माने तो वीनस पर अभी भी बहुत सारे एक्टिव वोल्केनोज हैं, जिनमें से अभी भी इरप्शन की प्रक्रिया जारी है। और साइंटिस्ट का यह भी मानना है कि वीनस पर हो रहे इन वोल्केनिक इरप्शन से वीनस के वायुमंडल में काफी तेजी से बदलाव आ रहा है। पर यह बदलाव वीनस को एक हैबिटेबल प्लैनेट बनाएगा या इसे एक और भी हार्श प्लैनेट में तब्दील कर देगा, यह बात तो अभी नासा भी नहीं जान पाई है। क्या हम कभी वीनस पर जाकर रह पाएंगे? ये सवाल आपके मन में वीडियो की शुरुआत में आ रहा होगा। चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। देखिए, वीनस के बारे में कुछ सरप्राइजिंग बात जानने के बाद नासा ने अपनी वेरिटास और डाविंची प्लस जैसे मास्टर प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। इस मिशन के द्वारा नासा वीनस के रॉक सैंपल्स लेगी, यहाँ के एटमॉस्फेयर के बारे में अध्ययन करेगी और साथ ही इस बात का भी पता लगाएगी कि क्या वीनस पर जीवन पॉसिबल है। इसके साथ साथ बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज जैसे कि स्पेसएक्स भी वीनस पर मानव सिविलाइजेशन स्थापित करने की कोशिश में लगे हैं, पर अभी के लिए ये पॉसिबल नहीं है। अंत में ये कहा जा सकता है कि वीनस भी एक समय पर पृथ्वी के जैसे कलरफुल प्लैनेट हुआ करता था, पर खराब मौसम और प्राकृतिक आपदा की वजह से ये धीरे धीरे एक आग के गोले में तब्दील होता गया। और आज यहाँ का मौसम इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि अब ये एक हरे भरे प्लैनेट की जगह हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म प्लैनेट बन चुका है। तो क्या कभी इस ग्रह में जीवन रहा होगा या नहीं? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आज आप जहां जिस पृथ्वी पर बैठे इस वीडियो का लुत्फ उठा रहे हैं, अगर मैं कहूं कि आज से तकरीबन 450 करोड़ साल पहले सूरज की तरह ही आग का गोला हुआ करती थी, तो यहां टेम्परेचर इतना ज्यादा हुआ करता था कि इंसान तो छोड़िए, यहां कोई जीव जंतु भी जीवित नहीं रह सकते थे। या फिर मैं यूं कहूं कि आज आप जिस देश में रह रहे हैं वो आज से लाखों वर्ष पहले पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ था। तो जब हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ था तो ये एक आग का गोला हुआ करती थी, एक ऐसा गोला जहां हर दूसरे मिनट उल्का पिंड की बरसात हुआ करती थी, एक ऐसा गोला जहां लाखों सालों तक ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते थे, एक ऐसा गोला जहां गर्म लावा के समुद्र हुआ करते थे और जहां की धरती लाखों सालों तक पूरी तरह बर्फ से ढकी थी। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है आज से तकरीबन 600 से 700 करोड़ साल पहले, जब हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी। तब यहाँ बहुत सारे गैस और धूल कण से भरे बादल हुआ करते थे और इन्हीं बादलों से काफी दूर एक तारा एग्जिस्ट किया करता था, जिसकी अंदर की एनर्जी धीरे धीरे घटती जा रही थी, घटती जा रही थी, घटती जा रही थी। और फिर एक दिन ये धमाका इतना विशाल था कि इसकी वजह से स्पेस में मौजूद धूल आपस में पास आकर कंप्रेस होने लगे और उन पर इतना प्रेशर पड़ने लगा कि वो धीरे धीरे बड़े बड़े उल्का पिंड और पत्थर का रूप लेने लगे। साथ ही उनके अंदर ग्रेविटी की उत्पत्ति होने लगी और देखते ही देखते इसके सेंटर में हाइड्रोजन और हीलियम गैस इकट्ठा होने लगे और एक बार फिर
इस विस्फोट ने हमारे सौरमंडल की नींव रखी और हमारे सूरज का जन्म हुआ। उसके बाद जो उल्कापिंड स्पेस में बचे थे वो सूरज की ग्रेविटी की वजह से उसकी परिक्रमा करने लगे और उनमें आपस में भी भयंकर टकराव होने लगे, जिसके पश्चात मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स जैसे प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा बने। पर यह तो बस शुरुआत थी। अभी भी हमारे सौर मंडल में काफी कुछ बड़ा होने वाला था। पृथ्वी के निर्माण के बाद एक दिन पृथ्वी और मार्स के बीच एग्जिस्ट करने वाला प्लैनेट थिया का पृथ्वी के साथ बहुत बड़ा कोलिशन हो गया। ये टकराव इतना ज्यादा खतरनाक था कि इससे पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा कणों के रूप में पृथ्वी के चारों ओर फैल गया और रिंग्स के आकार में पृथ्वी का चक्कर लगाने लगा। और इस परिक्रमा के दौरान एक बार फिर इन कणों में टकराव होना शुरू हुआ और ये पास आते गए, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी के इकलौते चांद की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी का जब निर्माण हुआ था तब ये एक आग का गोला हुआ करती थी। इस पर ना आज की तरह समुद्र हुआ करते थे और ना ही आज की तरह बर्फ से घिरे हुए पहाड़। यहां बस एक ही समुद्र हुआ करता था, खौलते हुए लावा का समुद्र, जिसका तापमान यही कुछ 2000 डिग्री सेल्सियस के आसपास हुआ करता था। पर अच्छी बात तो यह थी कि धीरे ही सही परंतु पृथ्वी की सतह ठंडी हो रही थी और धीरे धीरे पृथ्वी पर मौजूद भारी एलिमेंट्स पृथ्वी की केंद्र की तरफ ट्रांसफर होने लगे और हल्के तत्व पृथ्वी की सतह की तरफ शिफ्ट होने लगे। पर अभी भी धरती पर उल्कापिंडों की बारिश थमी नहीं। थोड़े थोड़े समय पर यह पृथ्वी की सतह को छलनी करते रहे। पर इसमें एक पॉजिटिव बात भी थी। इन उल्कापिंडों में सॉल्ट, वाटर और मिनरल्स मौजूद होते थे और इसलिए इसकी बारिश की वजह से पृथ्वी का सतह पानी के अंदर डूबने लगा। और इससे धरती की सतह ठंडी होने लगी और यही वो समय था जब पृथ्वी पर जल के अंदर सूक्ष्म जीव जन्म लेना शुरू हुए। पर ठंडी हो चुकी धरती के सेंटर में अभी भी काफी रेडियो एक्टिव पदार्थ मौजूद थे, इसलिए इसके अंदर अभी भी काफी गर्मी उत्पन्न हो रही थी और पृथ्वी के ऊपरी सतह के ठंडे होने के बाद तो इन पर प्रेशर और बढ़ने लगा, जिसके बाद ये पृथ्वी से बाहर आने का रास्ता ढूंढने लगे और अंततः ये ज्वालामुखी विस्फोट के रूप में पृथ्वी से बाहर आने लगे। इस दौरान पृथ्वी पर कई सारे ज्वालामुखियों का जन्म हुआ। अब चूंकि ये ज्वालामुखी कई लाख साल तक आग उगलते रहे, इसलिए इसके आसपास जमीन का निर्माण होना शुरू हो गया। पर ध्यान देने वाली बात यह थी कि अभी भी पृथ्वी पर वायुमंडल का निर्माण नहीं हुआ था। पृथ्वी पर एक स्थिर वायुमंडल की उत्पत्ति आज से तकरीबन 300 करोड़ साल पहले हुई, जब यहाँ एक पूरा दिन मात्र 12 घंटे का हुआ करता था और इसी दौरान समुद्री जीव भी काफी विकसित हुए। अब वो पानी में मौजूद खनिज तत्व का इस्तेमाल अपने पोषण के रूप में करने लगे और मल के रूप में वो ऑक्सीजन रिलीज करते रहे। और यही वजह है कि पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा में बढ़ोतरी हो रही थी और इससे धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल में काफी सुधार भी आ रहा था। पर आज से तकरीबन 100 करोड़ साल पहले पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट्स में अचानक दरार पड़ने लगी, जिससे पृथ्वी के कोर में मौजूद लावा कई लाख सालों तक खुले में उबलते रहे और इस लावा ने पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ानी शुरू कर दी, जिस वजह से पृथ्वी पर पहली बार एसिड रेन की शुरुआत हुई। अब चूंकि धरती पर लगातार कई सालों तक बारिश होती रही और इससे पूरी तरह बादलों ने घेरे रखा, इसलिए काफी लंबे समय तक पृथ्वी तक सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाई और इस वजह से पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती गई। इससे पृथ्वी के तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली। ये गिरावट इतनी ज्यादा थी कि इससे पूरी पृथ्वी बर्फ के गोले में तब्दील हो गई, यानी कि पृथ्वी पर शीत युग की शुरुआत हुई। पर जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि जब भी पृथ्वी ठंडी होती है, इसके अंदर मौजूद गर्म लावों पर प्रेशर बढ़ता है। इसलिए इस बार भी जैसे ही पृथ्वी ठंडी हुई, उसके अंदर मौजूद खौलते लावों पर प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ और एक बार फिर वो ज्वालामुखी विस्फोट के रूप में पृथ्वी के बाहर आने लगे।
जिससे पृथ्वी पर मौजूद बर्फ पिघलना शुरू हुई। इसी बीच समुद्र के अंदर बचे हुए कुछ जीव भी पृथ्वी के वातावरण के अनुसार खुद को ढालना सीखने लगे। वहीं पृथ्वी पर हो रहे लगातार ज्वालामुखी विस्फोट से एक बार फिर इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी और नतीजन एक बार फिर धरती पर एसिड रेन की शुरुआत हुई। इस रेन ने एक बार फिर धरती पर सूर्य की रोशनी का आना बंद कर दिया, जिससे एक बार फिर पृथ्वी पूरी तरह ठंडी हो गई और ये फिर से एक बर्फ के गोले में तब्दील हो गई, जिसके पश्चात एक बार फिर धरती पर ज्वालामुखी विस्फोट होना शुरू हुआ और फिर से पृथ्वी पर मौजूद बर्फ पिघलना शुरू हुई। यानी कि ये प्रोसेस कई लाख साल तक चलता रहा। कई बार पृथ्वी पर शीत युग आया और फिर ज्वालामुखी विस्फोट से इसका अंत हुआ। अब जब ये बदलाव पृथ्वी पर हो रहा था, तब इसके साथ साथ पृथ्वी पर मौजूद जलीय जीव भी खुद में काफी बदलाव ला रहे थे। वो पृथ्वी के बदलते वातावरण के अनुसार खुद को ढालना सीख रहे थे और किसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब जब एक बार फिर पृथ्वी पर ज्वालामुखी का फटना शुरू हुआ और इसके बर्फ पिघलने लगी, तो पृथ्वी पर मौजूद समुद्री पेड़ पौधे काफी तेजी से विकसित होने लगे और उन्होंने भारी मात्रा में पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन रिलीज करना शुरू किया, जिससे पृथ्वी का वायुमंडल ठंडा होने लगा और साथ ही इस बार पृथ्वी पर होने वाले फ्रीक्वेंट एसिड रेन में भी काफी कमी आई, जिससे पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद ओजोन लेयर मोटी होने लगी और आज से तकरीबन 47 करोड़ साल पहले पहली बार पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मोसोस नामक पौधे का जन्म हुआ। इस पौधे के जन्म के बाद से ही पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे उगना शुरू हुए। वो धीरे धीरे पूरे पृथ्वी की सतह को कवर करने लगे और आपको जानकर हैरानी होगी, पर इस दौरान कुछ पेड़ पौधे इतने बड़े हो गए थे कि उनके सामने आज की 3 मंजिला इमारत भी छोटी लगती थी। दोस्तों, ये वही वक्त था जब समुद्र में पल रहे जीव समुद्र के बाहर आने लगे और जमीनी जानवर में परिवर्तित होने लगे और इसके साथ साथ पृथ्वी के सारे भूभाग एक साथ हो गए थे, जिस भूभाग को आज हम सभी पैंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इसी पैंजिया महाद्वीप पर पहली बार डायनासोर का विकास हुआ। ये वो पहली प्रजाति थे जो पेड़ पौधे खाया करते थे और इसी वजह से हाइट में काफी ऊंचे ऊंचे हुआ करते थे। वहीं कुछ डायनासोर्स मांसाहारी भी हुआ करते थे और इसलिए उनकी हाइट एक शाकाहारी डायनासोर से छोटी हुआ करती थी। आज से तकरीबन 20 करोड़ साल पहले पैंजिया महाद्वीप पहली बार टूटना शुरू हुआ और पृथ्वी की ज्यादातर ऊपरी जमीन पानी के कांटेक्ट में आने लगी और इससे पृथ्वी पर पेड़ पौधे काफी मात्रा में बढ़े और इसलिए परिणाम स्वरूप काफी अलग अलग प्रकार के डायनासोर्स धरती पर विकसित होना शुरू हुए और इस तरह उन्होंने आने वाले 20 से 30 करोड़ साल तक पृथ्वी पर राज किया। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने पृथ्वी की पूरी दिशा ही बदल दी। आज से लगभग 650 करोड़ साल पहले माउंट एवरेस्ट के साइज जितना बड़ा उल्का पिंड 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की तरफ बढ़ने लगा और जैसे ही यह पृथ्वी के वायुमंडल में घुसा, ये एक आग के गोले में कन्वर्ट हो गया और सीधे पृथ्वी की सतह से जाकर टकराया। वैज्ञानिकों की माने तो इस विस्फोट से निकलने वाली ऊर्जा आज के 10 करोड़ परमाणु बम के फटने से निकलने वाली ऊर्जा के बराबर थी। इस उल्का पिंड के गिरने से पृथ्वी पर प्रलय जैसे हालात बन गए। पूरी पृथ्वी धूल भरी आंधी के चपेट में आ गई। समुद्र में तूफान आने लगा और इसकी चपेट में जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे आए वो जलकर राख हो गए, उनका नामो निशान मिट गया। हम ऐसा कह सकते हैं कि इस विस्फोट के कुछ ही घंटों के अंदर पृथ्वी एक नरक में तब्दील हो चुकी थी, जहां हर ओर बस तबाही ही तबाही नजर आ रही थी। पृथ्वी का पूरा वायुमंडल हानिकारक गैसों से भर चुका था। ये इतना जहरीला हो चुका था कि कोई जीव इसमें एक पल भी जीवित नहीं रह पाया। इस पूरे डिजास्टर में डायनासोर्स के 20 करोड़ साल के शासन का अंत कर दिया। पृथ्वी पर अपनी प्रजाति का अस्तित्व बचाने के लिए उनमें से एक डायनासोर तक जीवित नहीं बच पाया। बस जमीन के अंदर रहने वाले जीव ही इस त्रासदी में खुद को जीवित रख पाए। इस प्रलय के बाद एक बार फिर पृथ्वी के वातावरण में काफी बदलाव देखने को मिला। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने की वजह से एक बार फिर पृथ्वी पर एसिड रेन की शुरुआत हुई और कई हजार साल तक धरती पर धूप नहीं आने की वजह से पृथ्वी फिर बर्फ की चादर में ढक गई। पर 80-90 हजार साल बाद ही पिघलनी शुरू हो गई। एक बार फिर धरती पर पहले जैसे वातावरण होने लगा और इसलिए जमीन के नीचे पल रहे ये जीव जमीन से बाहर निकलना शुरू हुए
और इसी बीच ये बंदरों में परिवर्तित हुए। इसके बाद उनमें लगातार एवोल्यूशन होता रहा। वो 4 पैर से 2 पैर पर चलना शुरू हुए। उन्होंने भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना शुरू किया और देखते देखते ही ये आदि मानव में तब्दील हो गए। जिसके बाद उन्होंने आग की खोज की। वो एक समाज में रहना सीखने लगे। उन्होंने अपनी एक भाषा बनाई, धर्म की स्थापना की और आज 450 करोड़ साल बाद इस धरती के सबसे विकसित प्रजाति के रूप में धरती पर शासन कर रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको 450 करोड़ साल का ये सफर करके काफी मजा आया होगा। अब वो दिन दूर नहीं जब हम सभी मार्स पर अपनी कॉलोनीज बसाएंगे। ये सपना आज एलन मस्क पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। But eventually you can transform Mars into an Earth-like planet. उन्होंने कुछ वर्ष पहले ही इसका ऐलान किया था कि वर्ष 2026 आते आते वो मानव को मार्स पर ले जाएंगे और इसके लिए टिकट्स की बुकिंग भी चालू है। क्यों आपने नहीं करवाई अभी तक? वैसे मेरे मन में मार्स को लेकर एक बड़ा मजेदार सवाल उठ रहा है। जब हम यहाँ अर्थ पर रहते हैं तो हम यहाँ के जमीन को धरती कहते हैं, तो जब हम सभी मार्स पर रहने जाएंगे तो फिर वहाँ के जमीन को क्या कहेंगे, धरती या मंगल? हमें नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा। अब वापस मुद्दे पर आते हैं। तो एलन मस्क का प्लान सुन के आप सभी के मन में काफी सारे सवाल उठ रहे होंगे, जैसे कि मार्स तो एक हैबिटेबल प्लैनेट है भी नहीं, फिर हम उस पर जीवित कैसे रहेंगे? क्या वहाँ भी यहाँ की तरह सुबह और यहाँ के जैसे रात होगी? क्या वहाँ पर भी हम खेती कर पाएंगे? क्या मार्स पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध है? मार्स सोलर सिस्टम का चौथा ग्रह होने के साथ साथ हमारा पड़ोसी भी है। अगर इसके नाम की बात की जाए तो इसका नाम मार्स रोमन गॉड ऑफ वॉर के नाम पर रखा गया था। अपने सतह पर मौजूद आयरन ऑक्साइड की अधिक मात्रा की वजह से इसका पूरा सरफेस रेड है। यही वजह है कि इसे रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। वहीं अगर हम इसके साइज की बात करें तो यह हमारी धरती से साइज में लगभग आधा है, पर इसके बावजूद भी यहाँ पर एक दिन बिल्कुल हमारी धरती की तरह ही है, 24 घंटे का। हाँ, पर यह समय धरती से 40 मिनट अधिक होता है। वैसे मार्स की सबसे खूबसूरत विशेषता में से एक इसका ओलंपस मॉन्स भी है, जो कि पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वोल्केनो है। इसकी हाइट का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसके आगे अगर हम 3 माउंट एवरेस्ट भी खड़े कर दें तो भी यह हाइट में इनसे थोड़ा बड़ा ही होगा। एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ मार्स। दोस्तों, मंगल का वातावरण हमारी पृथ्वी की तुलना में काफी पतला है, यानी कि यहाँ पर हमारी पृथ्वी के जैसे एटमॉस्फेयर की एक मोटी परत मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से मार्स के सरफेस पर सोलर रेडिएशन और टेम्परेचर वेरिएशन की समस्या हमेशा रहती है। और तो और यहाँ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 95% और ऑक्सीजन की मात्रा 0.13% है, जो कि इसे एक बेहद गर्म प्लैनेट बनाती है। और इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि इस पर ह्यूमंस का जीवित रह पाना संभव नहीं है। पर अब ये बात सुन के आपको एलन मस्क की बात याद आ रही होगी। तो देखिए, एलन मस्क भले ही मार्स पर एक कॉलोनी बसाने की बात कर रहे हों, पर यह कॉलोनी ओपन नहीं होगी, बल्कि ये या तो जमीन के अंदर होगी या फिर ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट ग्लासेस से बाहर से पैक्ड होगी। तभी जाकर यहाँ के लोगों को सूरज के खतरनाक रेडिएशन से बचाया जा सकेगा। द सर्च फॉर लाइफ। वैज्ञानिकों के अनुसार धरती के आसपास अगर हम सभी किसी ग्रह पर रह सकते हैं या फिर उसे रहने लायक बना सकते हैं तो वो है मंगल ग्रह। ऐसा इसलिए क्योंकि यह धरती से काफी करीब भी है और हाल ही में किए गए रिसर्च में इसके सतह पर पानी की भी खोज हो चुकी है। हाल ही के वर्षों में इस पर कई देशों ने अपने मिशन लॉन्च किए हैं, जिसमें एक नाम भारत का भी आता है, जिसने अपने पहले ही अटेम्प्ट में अपना सैटेलाइट मार्स के ऑर्बिट में पहुंचा दिया था, जो अब भारत को मार्स से जुड़ी कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान कर रही है। और आने वाले भविष्य में हो सकता है कि हम मार्स पर रहने का कोई सरल उपाय ढूंढ लें। मिशंस ऑफ फ्यूचर। दुनिया के जाने माने साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि एक न एक दिन हम सबको इस धरती को छोड़कर जाना ही होगा, और इसलिए हमें अभी से ही किसी ऐसे ग्रह की खोज में लग जाना चाहिए जहां मुसीबत के समय पर हम जा सकें। और शायद यही वजह है कि आज साइंटिस्ट्स मार्स मिशन को लेकर इतने ज्यादा सीरियस हैं, और एलन मस्क जैसे कुछ महत्वाकांक्षी लोगों ने तो मंगल ग्रह पर घर बसाने की योजना तक बना ली है।
हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मंगल पर जाना और उस पर मानव सभ्यता का विकास करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मार्स पर ना तो हमारे पृथ्वी जैसा वातावरण है, ना हमारे पृथ्वी जैसी मिट्टी है, ना हमारे पृथ्वी जैसी वायुमंडल है, और ना ही पृथ्वी के जैसा हवा और पानी है। और इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी मार्स पर मानव सभ्यता का पनपना इम्पॉसिबल है। पर क्या पता भविष्य में हमारे साइंटिस्ट्स कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी का विकास कर लें जिससे ये संभव हो पाए। अंत में हम सभी ये कह सकते हैं कि हमारा पड़ोसी मार्स अभी भी अपने अंदर कई राज समेटे बैठा है, जिसका हम सभी तभी पता लगा पाएंगे जब पहली बार कोई इंसान इसके सतह पर कदम रखेगा। हाल ही में अमेरिका ने साल 2037 तक अपने एस्ट्रोनॉट्स को मार्स के सतह पर भेजने की बात तो की है, पर यह कितना सफल होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे इस विशाल काय सौरमंडल में एक ऐसी दुनिया मौजूद है जो हमारी कल्पनाओं और हमारी समझ को चुनौती देती है। ये एक ऐसी जगह है जहां हर दिन हर पल तेज हवाएं अपना तांडव मचाती हैं। हम बात कर रहे हैं प्लैनेट जुपिटर की, जिसे हम सभी सौरमंडल का सबसे विशाल ग्रह भी मानते हैं। पर क्या आपको पता है, सौरमंडल का सबसे विशाल ग्रह होने के बावजूद भी ये प्लैनेट अपने एक्सिस पर एक रोटेशन कंप्लीट करने में मात्र 10 घंटे का समय लेता है। यानी कि अगर गलती से कहीं हम सभी पृथ्वी की जगह जुपिटर पर रह रहे होते तो फिर वहां हर 5 घंटे में दिन और हर 5 घंटे में रात होती। वैसे सुनकर कितना मजेदार लग रहा है ना? पर यह तो जुपिटर का एक छोटा सा सच है। सोचिए, अगर आपको इसके सारे रहस्यों और खूबियों के बारे में जानने को मिले तो कितना मजा आएगा। और इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको जुपिटर से जुड़े सारे रहस्यों के बारे में बताने वाला हूँ। अब ये तो आप सभी जानते हैं कि जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे विशाल ग्रह है, पर क्या आपको ये पता है कि ये कितना बड़ा है? क्या ये हमारी धरती से 10 गुना बड़ा है, 20 गुना बड़ा है, या फिर 50 गुना बड़ा है? ऐसा कुछ चलिए मैं ही आपको बता देता हूँ। दरअसल जुपिटर का डायमीटर 1,38,403 किलोमीटर और ये इतना बड़ा है कि इसमें हमारी पृथ्वी जैसी 1300 ग्रह समा जाएं। जी बिल्कुल, ये हमारी धरती से 1300 गुना बड़ा है। जरा इमेजिन करके देखिए, हमारी पृथ्वी तो इसके सामने एक छोटी बच्ची लगेगी। वैसे अगर इसके रूप रंग की बात की जाए तो ये दिखने में बड़ा ही खूबसूरत लगता है। नारंगी, सफेद, भूरे और लाल रंग के गोल गोल घूमते बादल इन्हें बाकी प्लैनेट से काफी अलग बनाते हैं। इसे देख ऐसा प्रतीत होता है मानो अंतरिक्ष में किसी ने एक विशाल से लट्टू को नाचने के लिए छोड़ दिया हो। पर ये क्या, इसके ऊपर ये लाल रंग का बड़ा सा धब्बा कैसा? आइए इसकी थोड़ी जांच पड़ताल कर लें। द ग्रेट रेड स्पॉट। घबराइए मत, ये जो आप लाल रंग का बड़ा सा स्पॉट जुपिटर के ऊपर देख रहे हैं, दरअसल इसे द ग्रेट रेड स्पॉट के नाम से जाना जाता है। ये जुपिटर के सबसे अनोखी खूबियों में से एक है। आपको विश्वास नहीं होगा, परंतु ये जो रेड स्पॉट आपको दिख रहा है, ये जुपिटर पर उठने वाला भवंडर है, जो कि सैकड़ों सालों से जुपिटर पर उठ रहा है। जी हाँ, हमारी पृथ्वी पर 1-2 दिन में भवंडर उठ के फिर शांत भी हो जाता है, पर जुपिटर पर मौजूद ये भवंडर सैकड़ों सालों से उठ रहा है। और आपको जानकर बेहद आश्चर्य होगा, पर ये जो तूफान जुपिटर पर कई 100 साल से उठ रहा है, इसका क्षेत्रफल पृथ्वी से भी बड़ा है। यानी कि वहां पर हमारी पृथ्वी के आकार का भवंडर उठ रहा है और ये दिखने में मात्र एक छोटे से रेड स्पॉट की तरह लगता है। सोचकर कितना फैसिनेटिंग लगता है ना? वैसे वैज्ञानिकों का इसको लेकर यह मानना है कि यह भवंडर जुपिटर के हाई ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लगातार उठता है और शांत होने का नाम नहीं लेता। मून्स। नासा की माने तो जुपिटर के पास मून्स की कुल संख्या 80 से 95 है, लेकिन उनका यह भी कहना है कि इनके अलावा भी जुपिटर की ऑर्बिट में हजारों छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स चक्कर लगाते हैं, और इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि जुपिटर के पास मून्स की संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। वैसे जरा इमेजिन करके देखिए, अगर हमारी धरती के पास भी 80 से 90 मून्स होते तो कितना मजा आता। हमें रात के अंधेरे में भी इतने सारे चांदों की रोशनी देखने को मिलती। खैर, ये तो होने से रहा। आइए हम अब आपको जुपिटर के सबसे स्पेशल और सबसे फेमस चांद के बारे में बताते हैं।
दरअसल इस चांद का नाम यूरोपा है, जो कि पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है, और इसलिए साइंटिस्ट्स का ये मानना भी है, हो ना हो भविष्य में इस पर रहना हम ह्यूमंस के लिए पॉसिबल हो सकता है। वैसे इस मून के अलावा भी एक मून है जो कि जुपिटर की शोभा बढ़ाता है। हम बात कर रहे हैं जुपिटर की और इस पूरे सोलर सिस्टम की सबसे विशाल मून गैनीमेड की। दरअसल ये हमारे सौरमंडल में से सबसे विशाल चांद है, जिसके पास अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड भी है। जुपिटर्स सीक्रेट। दोस्तों, इतने सालों के खोजबीन के बाद भी आज जुपिटर अपने अंदर ना जाने कितने सारे रहस्य छुपाए बैठा है, और इसलिए अब धरतीवासी इस पर और गहन अध्ययन करने के लिए कुछ मिशंस भी लॉन्च कर रहे हैं, जैसे कि यूरोपा क्लिपर और जूस। अरे चौंके मत, मैं पीने वाले जूस की बात नहीं कर रहा, ये तो जूस है, यानी कि जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है जुपिटर के एटमॉस्फेयर और इसके चांद यूरोपा के एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसों की जानकारी देना और इसके चांद यूरोपा पर जीवन की तलाश करना। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई में हम सभी यूरोपा पर रह पाएंगे? नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा। दोस्तों, अंत में ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर सैटर्न को क्वीन ऑफ प्लैनेट्स कहा जाता है, तो हमारा जुपिटर भी किंग ऑफ प्लैनेट्स है। वो इसलिए भी क्योंकि इसका विशाल आकार, ग्रेट रेड स्पॉट, मून्स और ब्यूटीफुल कलर्स हमेशा लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनते हैं। सैटर्न, जिसे हम सभी द क्वीन ऑफ प्लैनेट्स के नाम से भी जानते हैं, ये हमारे सोलर सिस्टम का एक ऐसा ग्रह है जो अपनी खूबसूरत रिंग्स की वजह से हमेशा वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं का पहला पसंद रहा है। इसके शानदार रिंग्स और बहुत सारे मून्स ने इसे ज्यूल ऑफ द सोलर सिस्टम का खिताब दिलाया है। पर यहाँ सवाल ये आता है कि हमारे सौर मंडल में इतने सारे ग्रहों में बस सैटर्न के पास ये रिंग्स क्यों हैं? उसे ये रिंग्स आखिर मिले कहां से? और क्या ये रिंग्स वास्तव में एक रिंग जैसे है या फिर ये बस एक छलावा है? दोस्तों, सैटर्न हमारे सौर मंडल में छठे नंबर पर आने वाला प्लैनेट है, जिसे जुपिटर के बाद सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। दरअसल इसका डायमीटर 1,16,464 किलोमीटर है और इसका पूरा एटमॉस्फेयर 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम गैस से बना हुआ है, और इसलिए इसके पास हमारी धरती की तरह कोई ठोस सतह नहीं है। ये बस एक बड़ा सा गैस का गोला है। डिस्कवरी ऑफ सैटर्न। अंग्रेजी में सैटर्न प्लैनेट का नाम रोमन गॉड ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेल्थ के नाम पर रखा गया था। वहीं हिंदी में इसका नाम शनि ग्रह हिंदू देवता शनि देव के नाम पर रखा गया था। इतिहास की माने तो यह ग्रह प्राचीन सभ्यता जैसे बेबीलोनियंस, ग्रीक्स, इजिप्शियंस और इंडियन सबकॉन्टिनेंट के द्वारा ही खोज लिया गया था, पर ऑफिशियली इसे इटालियन एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीली ने 17th सेंचुरी में अपने द्वारा आविष्कार किए गए नए टेलीस्कोप से ढूंढा था। और इतना ही नहीं, इन्होंने इस टेलीस्कोप से सैटर्न के चारों मौजूद रिंग्स के बारे में भी पता लगाया था। एटमॉस्फेयर ऑफ सैटर्न। दोस्तों, सैटर्न का एटमॉस्फेयर बस दो ही गैस, हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना हुआ है। यही वजह भी है कि इसे एक गैस जायंट भी कहा जाता है। अब चूंकि इस प्लैनेट पर धरती की अपेक्षा हाइड्रोजन और हीलियम काफी ज्यादा है, इसलिए इस प्लैनेट का एटमॉस्फेयर हमारी धरती से ज्यादा घना भी है। और यही कारण है कि इस प्लैनेट पर अक्सर बड़े बड़े तूफान आते रहते हैं। वैसे अगर आपके मन में कहीं यह ख्याल आ रहा है कि शायद हम कभी भविष्य में इस प्लैनेट पर रहने जा सकें, तो मेरे दोस्त, ऐसा कभी भी होने नहीं जा रहा है। एक पल के लिए हम मार्स, वीनस और सैटर्न के मून टाइटन पर रह लें, लेकिन सैटर्न पर मानव जाति का बस पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ धरती के जैसा ठोस सतह नहीं है। वैज्ञानिक मानते हैं कि सैटर्न का बस कोर ही पत्थर का बना हो सकता है, बाकी इसके ऊपर सैटर्न बस गैस का एक बड़ा सा गोला है। ब्यूटीफुल रिंग्स ऑफ सैटर्न। अब इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सैटर्न हमारे इस पूरे सौर मंडल का एक सबसे अनोखा ग्रह है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पास रिंग्स हैं जो कि तकरीबन 2,82,000 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। पर क्या आपके मन में भी इस रिंग को लेकर कोई सवाल पैदा हुआ? ये रिंग्स बने किस चीज के हैं और ये बने कैसे थे? आइए इसका जवाब ढूंढते हैं।
दरअसल आप जो ये रिंग्स देखते हैं, इसे जब आप जूम करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये रिंग्स कुछ और नहीं बल्कि छोटे से लेकर बड़े आकार के पत्थर हैं जो कि सैटर्न की लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। अब चूंकि इनकी मात्रा इतनी ज्यादा है कि दूर से ऐसा प्रतीत होता है मानो इसके चारों ओर रिंग्स लगे हुए हों। यानी कि सैटर्न के खूबसूरत रिंग्स और कुछ नहीं बल्कि छोटे मोटे पत्थर हैं जो सैटर्न के ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं। अब दूसरा सवाल, ये आए कहां से? तो दोस्तों इस बात पर तो अभी भी काफी रिसर्च चल रही है। हालांकि एक थ्योरी की माने तो ये जो टुकड़े हैं वो सैटर्न के मून्स के हैं या फिर कोई कॉमेट सैटर्न के काफी करीब से गुजरने के कारण वो सैटर्न के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से यही टुकड़ों में तब्दील हो गया होगा। पर जैसा कि मैंने कहा, ये बस एक थ्योरी है। इसके पीछे का असल सच बाहर आना अभी भी बाकी है। मून्स ऑफ सैटर्न। अब हमारी पृथ्वी के पास तो इकलौता मून है, लेकिन मून्स के मामले में सैटर्न पूरे सोलर सिस्टम में सबसे आगे है। वर्तमान डेटा की माने तो सैटर्न के पास अभी तकरीबन 80 छोटे बड़े मून्स हैं, जिनमें सबसे बड़ा मून टाइटन है जो कि खुद प्लैनेट मरकरी और प्लूटो से भी साइज में काफी बड़ा है। वैसे आपको जान के आश्चर्य होगा, परंतु टाइटन्स के पास अपना वायुमंडल भी है और इस पर नदियां और तालाब भी मौजूद हैं, जो कि इस बात की तरफ इशारा करता है कि शायद टाइटन हम ह्यूमंस के लिए फ्यूचर में एक बेटर ऑप्शन बनने वाला है। यानी हो सकता है कि आगे चलकर मानव जाति वहां जाके बसे। अंत में हम सभी ये कह सकते हैं कि सैटर्न वाकई में एक अद्भुत ग्रह है, जिसके बारे में अभी काफी कुछ जानना हमारे लिए बाकी है। वैसे समय के साथ साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, वैसे वैसे सैटर्न के कई रहस्यों से पर्दा उठने लगा है। और हमें ये उम्मीद भी है कि आने वाले समय में जैसे जैसे सैटर्न मिशंस में बढ़ोतरी होगी, इसके सतह और इसके रिंग्स फॉर्मेशन की गुत्थी भी सुलझती हुई नजर आएगी। वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न की यात्रा करने के बाद अब हम आ पहुंचे हैं हमारे सोलर सिस्टम के सबसे ठंडे ग्रह के पास। एक ऐसा ग्रह है जिसके पास सैटर्न की जैसी ही रिंग्स मौजूद हैं। एक ऐसा ग्रह जो ग्रहों की तरह हॉरिजॉन्टली नहीं बल्कि वर्टिकली अपने एक्सिस पर घूमता है और इसका मैग्नेटिक पोल भी सन की तरफ मौजूद है। एक ऐसा ग्रह जो बस सूरज का एक चक्कर लगाने में 84 साल का वक्त लेता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति धरती पर 84 साल का होता है तो इस प्लैनेट पर वो मात्र 1 साल का होगा। दोस्तों हम बात कर रहे हैं प्लैनेट यूरेनस की, जो कि अपने खूबसूरत नीले रंग की वजह से हमारे सौरमंडल में मौजूद खूबसूरत ग्रहों में से एक माना जाता है। दोस्तों इसका नाम यूरेनस ग्रीक गॉड ऑफ स्काई के नाम पर रखा गया था और यह हमारे सौरमंडल का 7वां ग्रह है। साथ ही साथ इसे हमारे सोलर सिस्टम का 3rd बिगेस्ट प्लैनेट भी माना जाता है। इसकी खोज आज से तकरीबन 240 साल पहले ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर विलियम हर्शल ने 13 मार्च 1781 को की थी, जब वो अपने टेलीस्कोप से सौरमंडल में मौजूद तारों की जांच पड़ताल कर रहे थे। दरअसल प्राचीन काल में यूरेनस को स्टार के रूप में देखा जाता था, क्योंकि ये सन के चारों ओर काफी स्लो ऑर्बिट करता था और काफी धुंधला भी दिखाई पड़ता था। पर जब विलियम हर्शल ने इस पर 1 साल तक स्टडी की, तब जाके उन्हें इस बात का पता चला कि ये स्टार तो प्लैनेट की तरह एक ऑर्बिट में सूर्य का चक्कर लगाता है। जिसके बाद उन्होंने दुनिया को बताया कि ये कोई स्टार नहीं बल्कि एक ग्रह है जो और ग्रहों के जैसे ही सूर्य का चक्कर लगाता है। द ब्लू ब्यूटी। अगर आप यूरेनस के इस तस्वीर को देखेंगे तो आपको ये ग्रह एक खूबसूरत ब्लू ग्रीन कलर के गोले जैसा नजर आएगा। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये इस रंग का क्यों दिखाई पड़ता है? आइए जानते हैं। दरअसल इसके इस खूबसूरत रंग के पीछे का कारण यहाँ का एटमॉस्फेयर है। यहाँ के एटमॉस्फेयर में बस हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैस का ही मिश्रण मौजूद होता है, जिसमें मीथेन गैस प्लैनेट पर आने वाली लाइट में से रेड और इंफ्रारेड लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है और इस वजह से हमें यूरेनस ब्लू ग्रीन कलर का दिखाई पड़ता है। इसके साथ साथ इस प्लैनेट को एक आइस जायंट भी कहा जाता है, क्योंकि ये ज्यादातर वाटर, मीथेन और एमोनिया के मिश्रण से बना हुआ और इसके पूरी सतह पर बस बर्फ ही बर्फ होती है। द मिस्टीरियस एटमॉस्फेयर।
दोस्तों, यूरेनस का वायुमंडल हमेशा से वैज्ञानिकों के लिए चर्चा का विषय बना रहा है। अब चूंकि उनके पास इस प्लैनेट पर मौजूद वायुमंडल के बारे में काफी कम जानकारी है, इसलिए वो इसके वायुमंडल के बारे में कोई सटीक दावा नहीं कर पाते हैं। हालांकि पिछले कुछ समय में किए गए कुछ स्टडीज के आधार पर वो बताते हैं कि यूरेनस के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोकार्बन्स और मीथेन मौजूद है और इस प्लैनेट पर तापमान हमेशा काफी ठंडा रहता है और -223.3 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहता है। और यही वजह है कि इसे आइस जायंट के साथ साथ हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा ग्रह भी माना जाता है। द अनयूजुअल पोल्स एंड मैग्नेटिक फील्ड। अन्य ग्रहों की तुलना में यूरेनस के पोल्स और मैग्नेटिक फील्ड काफी विचित्र हैं। आमतौर पर किसी भी प्लैनेट का मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र उनके एक्सिस ऑफ रोटेशन से अलाइंड होता है, पर यूरेनस के केस में यह बिल्कुल उल्टा है। इसका मैग्नेटिक पोल इसके इक्वेटर से अलाइंड है। जैसे कि अगर हम हमारे धरती की बात करें तो इसका मैग्नेटिक पोल नॉर्थ से साउथ और साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में कार्य करता है, जबकि यूरेनस का मैग्नेटिक पोल ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट के तरफ कार्य करता है ना जी बात। Another planet with rings। अब सैटर्न के रिंग्स के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं, पर वो अकेला ऐसा प्लैनेट नहीं है जिसके पास रिंग्स मौजूद हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर यूरेनस के पास भी रिंग्स हैं तो ये दिखते क्यों नहीं हैं? तो दरअसल बात ऐसी है कि ये रिंग्स सैटर्न के रिंग्स जैसे मोटे नहीं हैं, बल्कि ये काफी पतले और महीन हैं और इसलिए हम इसे कहीं पिक्चर वगैरह में नहीं देख पाते हैं, क्योंकि इतना पतला होने की वजह से इसे कहीं रिप्रेजेंट ही नहीं किया जाता। दरअसल में ये रिंग्स यूरेनस के चारों ओर मौजूद हैं और छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए हैं और उनकी संख्या 1-2 नहीं बल्कि 13 है। दोस्तों, इसके साथ साथ सैटर्न के जैसे ही यूरेनस के पास काफी मात्रा में मून्स भी हैं। वर्तमान आंकड़ों की माने तो अभी यूरेनस के पास कुल मिलाकर 27 मून हैं। दोस्तों, प्लैनेट्स के रहस्य को तलाशने के इस सफर में हम सूरज के 450 करोड़ किलोमीटर दूर सोलर सिस्टम के अंतिम छोर पर मौजूद प्लैनेट नेपट्यून के पास आ चुके हैं, जहां हमें अंतरिक्ष में बस अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है, पर इस नीले ग्रह की खूबसूरती यहां से देखते ही बनती है। तो आइए आज के इस एपिसोड में हम चलते हैं इस नीली दुनिया की सैर पर और जानते हैं इसके अंदर छुपे दिमाग हिला देने वाले रहस्यों के बारे में। तो क्या आप तैयार हैं? इस वीडियो को लाइक करके आप हमें इस बात की सूचना दे सकते हैं। दोस्तों, नेपट्यून हमारे सौर मंडल का 8वां ग्रह है और ये सूरज से तकरीबन 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर स्थित है। अगर आप अर्थ के सन से दूरी की तुलना नेपट्यून से सूरज की दूरी की करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये दूरी हमारी धरती के सूरज से दूरी की 30 गुना अधिक है। और यही वजह है कि जहां धरती पर सूरज की किरणें पहुंचने में मात्र 8 मिनट का वक्त लगता है, इसी किरणों को नेपट्यून तक पहुंचने में 248.74 मिनट का समय लगता है, जो कि लगभग 4 घंटे के बराबर है। और इतना ही नहीं, ये प्लैनेट हमारे अर्थ से साइज में 4 गुना ज्यादा बड़ा है। उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी बड़े से एप्पल को अर्थ माने तो नेपट्यून इसके रिस्पेक्ट में एक फुटबॉल के साइज के बराबर होगा। जी हाँ, इसी से आप नेपट्यून का धरती से बड़े होने का अंदाजा लगा सकते हैं। खैर, ये तो हो गई धरती और नेपट्यून के बीच की बात। आइए अब नेपट्यून के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। नेपट्यून की खोज डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के बजाय मैथमेटिकल प्रिडिक्शन के द्वारा की गई थी। दरअसल 19वीं शताब्दी की शुरुआत में एस्ट्रोनॉमर्स ने देखा कि यूरेनस के ऑर्बिट में कुछ गड़बड़ी है, जिससे इसका ग्रेविटेशनल पुल प्रभावित हो रहा है और ऐसे में उन्हें लगा कि हो सकता है यूरेनस के आसपास कोई और सेलेस्टियल बॉडी मौजूद हो। जिसके बाद इन बातों के आधार पर फ्रेंच मैथमेटिशियन अर्बन ले वेरियर और इंग्लिश मैथमेटिशियन जॉन काउच एडम्स ने सौरमंडल में यूरेनस के अलावा भी किसी 8वें ग्रह के होने की भविष्यवाणी की। पर यह तो एक मात्र भविष्यवाणी थी, अभी असल सच का बाहर आना बाकी था। 23 सितंबर 1846 को एस्ट्रोनॉमर जोहान गॉटफ्रीड गाले ने ऑफिशियली इस ग्रह की खोज कर ली, जिसके बाद ग्रीक गॉड ऑफ फ्रेश वाटर के नाम पर इसका नाम नेपट्यून रखा गया।
अब चूंकि जोहान गॉटफ्रीड गाले ने इस ग्रह की वास्तव में खोज की थी, इसलिए इसकी खोज का ज्यादा श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। नेपट्यून का तूफानी वायुमंडल। साल 1989 जब वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट नेपट्यून के पास से गुजरा था तो इसने इसके ऊपर मौजूद द ग्रेट डार्क स्पॉट की कुछ जानकारी रिवील की थी। उसने ये जानकारी दी थी कि ये डार्क स्पॉट नेपट्यून पर मौजूद एक बहुत बड़ा साइक्लोन है जो कि वहां उठ रहे भयंकर तूफान को दर्शाता है। वहीं अगर हम इसके वायुमंडल की बात करें तो ये ज्यादातर हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैस से बना हुआ है, जैसा कि प्लैनेट यूरेनस के साथ भी था। और मीथेन गैस होने की वजह से ही ये अपने ऊपर आने वाले सारे रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्लू लाइट को वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट कर देता है। और यही कारण है कि हमें गाढ़े नीले रंग का दिखाई देता है। इसके साथ साथ साइज में काफी बड़ा और सन से तकरीबन 4.5 बिलियन किलोमीटर दूर होने के कारण इस पर सनलाइट अच्छे तरीके से नहीं पहुंच पाती, इसलिए यहां पर हमेशा बर्फ ही जमी रहती है। नेपट्यून के रिंग्स। सैटर्न और यूरेनस के जैसे ही नेपट्यून भी एक रिंग्ड प्लैनेट है। हाँ, वो अलग बात है कि इसके रिंग्स हमें अपनी नग्न आंखों से नजर नहीं आते, पर वास्तव में इसके चारों ओर 6 रिंग मौजूद हैं, जो कि धूल, कण, पत्थर और आइस पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। हालांकि इसकी उत्पत्ति के बारे में अभी तक साइंटिस्ट्स को कुछ खास पता नहीं चल पाया है, पर उनका मानना है कि और ग्रहों की तरह ही हो सकता है कि ये रिंग्स इसके मून्स के टूटने की वजह से बने हों, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये इसके खुद के अवशेष से बने हों। वहीं अगर इसके मून्स की बात की जाए तो इसके पास कुल मिलाकर 14 मून्स हैं, जिसमें हर मून का नाम ग्रीक माइथोलॉजी के किसी गॉड के नाम पर रखा गया है। दोस्तों, सौरमंडल का सबसे अंतिम ग्रह होने की वजह से नेपट्यून को सूरज का एक चक्कर लगाने में 165 साल का समय लगता है, और यही वजह है कि 1846 में इसकी खोज के बाद ये अभी तक मात्र सूरज का एक चक्कर ही लगा पाया है। यानी कि धरती ने अब तक अपने 165 साल पूरे कर लिए हैं, वहीं नेपट्यून पर अभी 1 साल ही बीता है। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्लैनेट कितना अजीबोगरीब है। हालांकि प्रेजेंट में इसकी स्टडी के लिए कई मिशंस की तैयारी की जा रही है, पर यह एक्सप्लोरेशन पूर्णतः स्टडी करने के मकसद से ही नेपट्यून पर भेजे जाएंगे, क्योंकि -200 डिग्री सेल्सियस तापमान में किसी जीवन का मौजूद होना तो शायद ही पॉसिबल होगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या नेपट्यून के ऊपर कोई माइक्रोबियल लाइफ मौजूद हो सकती है? क्या कोई जीव इस पर रह रहे होंगे?